नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। विपक्ष की पार्टियां बार बार ये आरोप लगाती रही हैं कि इस देश में ईडी और सीबीआई बीजेपी की आनुषंगिक संगठन की तरह कार्य करते हैं। विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर नहीं। कई तो ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में थे तो उन पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन अब वे बीजेपी में आ गए तो जांच का काम मंद पड़ गया है या कहीं तो बंद ही हो गया है। विपक्ष के 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी के निशाने पर रहे। पहले रहे झारखंड के हेमंत सोरेन, दूसरे रहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और अब तीसरे हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। खास बात यह है कि चाहे झारखंड के गवर्नर की बात हो या कर्नाटक के गवर्नर की, ये लोग बीजेपी के प्रति वफादार हैं, बीजेपी आला कमान के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में एलजी गृह मंत्री के इशारे पर कार्य करते हैं। अब सिद्धारमैया वो तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी के जाल में फंसे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह उनका निकलना आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रमुख थे और वे जो चाहते थे पार्टी करती थी। जेल में रहते हुए भी उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई। अगर सिद्धारमैया को जेल होती तो ये कहना ठीक नहीं कि सिद्धारमैया जेल से सरकार चला सकते हैं। दरअसल मूडा यानी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मामले में फंसे हुए हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया पर एक जमीन घोटाले का मामला है। ये जमीन घोटाले का मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि इसके तार सीधे सिद्धारमैया से जुड़े हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक में बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि सरकार बना लेगी, लेकिन सिद्धारमैया वहां सीएम बने। सिद्धारमैया पर आरोप है कि उनकी पत्नी की 3.2 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहित की थी। 2010 का मामला है, लेकिन उस जमीन के बदले उन्हें शहरी भाग में, शहर के बहुत पॉश इलाके में उन्हें 14 प्लाट आवंटित कर दिए गए। यहाँ इन प्लाट की कीमत बहुत ज़्यादा है। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी ने वो प्लाट वापस मूडा को लौटाने की चिट्ठी लिखी और मूडा ने उसे स्वीकार कर लिया। आरोप ये भी है कि इस सौदे में सिद्धारमैया के परिवार को, उनके रिश्तेदारों को 55 करोड़ 80 लाख एग्जैक्ट फिगर है, इसका फायदा हुआ। अब सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि उनकी पत्नी व उनके खिलाफ चल रही नफरत की राजनीति का शिकार है। जो नफरत की राजनीति कर्नाटक में चल रही है, उसकी पत्नी उनके शिकार हो चुकी है। उनकी पत्नी बीएन पार्वती ने मूडा के कमिश्नर को कहा कि मुझे कसाबा होबली के केसारे गांव में 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन के बदले मैसूर के विजयनगर में तीसरे और चौथे फेज में 14 वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए गए थे। मैं वो सेल डीड कैंसिल करके 14 साइटों को वापस करना चाहती हूँ। मूडा ने उनकी अपील मान ली है। सरल शब्दों में जमीन का अधिग्रहण किया गया ग्रामीण इलाकों में और प्लॉट दे दिए गए शहर के पॉश एरिया में। तो इस तरह सिद्धारमैया के परिवार को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। दरअसल जब ये आवंटन हुआ तब आरटीआई के कई कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और फिर उन्होंने आरटीआई से जानकारी निकालकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस मामले में जांच की मांग की और कहा कि वे अनुमति दें तो सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट में केस चला जाए। राज्यपाल ने यह अनुमति दे दी, लेकिन सिद्धारमैया ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है ये मामला, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले की जांच जरूरी है, क्योंकि इस मामले में सिद्धारमैया के परिवार को साफ साफ फायदा हुआ है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कई धाराएं उसमें लगी, उसमें आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कई सेक्शन शामिल हैं। बाद में ये मामला ईडी यानी प्रवर्तन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया और मामला बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। सवाल यह है कि अब सिद्धारमैया क्या करेंगे। ये पूरा मामला सिद्धारमैया के करियर से जुड़ा है,
उनके मुख्यमंत्री पद के जाने की का डर समा रहा है, वे कानूनी विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। वे राज्यपाल के जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चाहें तो अपील कर सकते हैं। ये दावा कर सकते हैं कि राज्यपाल के आदेश में नियमों का उल्लंघन हुआ है और एक मुख्यमंत्री के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हुआ है। एफआईआर में सिद्धारमैया को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें आरोपी हैं। इस मामले में राजनीति और कानून दोनों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। उनकी छवि को ये मामला गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उनके परिवार में एफआईआर होने के बाद लोकायुक्त की जांच में सहयोग का रुख अपना सकते हैं, वे ईडी की जांच में सहयोग का रुख अपना सकते हैं, और ये कदम उनकी छवि को सुधारने और यह दिखाने के लिए हो सकता है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितताओं में शामिल नहीं हैं। 14 प्लाट लौटाना उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में है। वे अपनी पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अड़े हुए हैं जनता का समर्थन पाने के लिए। वे जनता से सहानुभूति चाहते हैं, संवाद कर रहे हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें बदले की राजनीति का शिकार बनाया गया है। वे तो अपने समर्थकों के बीच ये संदेश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई उन पर हो रही है वो राजनीतिक प्रतिशोध है, एक साजिश है और उन्हें हटाने का षड्यंत्र है। इस विवाद में सिद्धारमैया के सामने विकल्प नहीं है। वे कर्नाटक के विकास को तेज गति दे सकते हैं, अपनी छवि सुधार सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखिए मैं इस राज्य के लिए कितना प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा हूँ। वे कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में अपनी छवि को सुधार रखें और इसी के अलावा पार्टी आला कमान में भी छवि बनाए रखें, क्योंकि डी.के. शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कई जांचें चल रही थी। सिद्धारमैया को राहत मिलना फिलहाल मुश्किल दिखता है, क्योंकि लोकायुक्त की जांच को रोकने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी और मामले की जांच वैध तरीके से हो रही है। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के जिस आदेश को चुनौती दी थी उसे हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन सिद्धारमैया अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं कि मुझे राहत दी जाए और ये जांच रोकी जाए, क्योंकि ये जांच षड्यंत्रपूर्वक कराई जा रही है और एक मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन अभी तक इससे कोई उदाहरण नहीं मिले कि कोर्ट ने ऐसे लोगों को छोड़ा। तो कुल मिला के अब एक एसएलपी दायर कर सकते हैं सिद्धारमैया, यानी विशेष अनुमति याचिका, और मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मामले को में जांच रोक दी जाए और इसके लिए उन्हें न्यायपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि याचिका स्वीकार की जाए या नहीं। अभी तो उन्होंने एसएलपी लगाई भी नहीं है। इस अपील के बाद ये माना जाएगा कि सिद्धारमैया सिद्ध होते या नहीं, लेकिन सिद्धारमैया की राह आगे जाकर बहुत कठिन है। ये तय मानिए कि कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री को बचा पाना भी अब बीजेपी की सरकार को रास नहीं आ रहा है। सिद्धारमैया से कभी भी पार्टी कह सकती कि इस्तीफा दो। अभी 2 राज्यों में चुनाव जब होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में मतदान हो चुका है और हरियाणा में मतदान होना है। इसके अलावा आगे झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। इसलिए ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी ये कोई मौका देना नहीं चाहती कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटाया जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल सिद्धारमैया के साथ खड़ी है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रम की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।